नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। हम लोग ने लास्ट टाइम जैसे डिसाइड किया था कि इस टाइम हम लोग बात करेंगे डाइट के बारे में, लेकिन उसके पहले एक बहुत जेन्युइन क्वेरी थी, उसका हम लोग पहले आंसर देंगे। एक जन ने पूछा था कि आपने कहा था कि जैसे वो स्नेक एंड लैडर का मैंने एग्जांपल दिया था कि जीवन में भी वैसे हम लोग आगे जाते हैं और सडनली हम लोग कुछ बुरा कर्म, ऐसा कर्म बैठे कि उसके वजह से हम लोग फिर से नीचे आ जाते हैं। तो एक जन ने एक क्वेरी निकाली थी कि ये ऐसे जब हम लोग नीचे आ जाते हैं, अवनत हो जाते हैं, तो फिर से अपने को एक एक स्टेप फिर से ऊपर जाना है, क्योंकि हम लोग ने तो ये किया हुआ है। तो इसका आंसर ऐसा है कि नहीं, आपको ऐसा करना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी वो स्टेज पे जा चुके रहते। फिर आप अपने कर्म से नीचे आए हुए, वो कर्म का फल भुगतने के बाद फिर से एक एक स्टेप ऊपर जाने को, वो तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, और वो तो ऑलरेडी आपने क्रॉस किया हुआ है। अभी ऐसे टाइम क्या होता है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वो स्टेज पे तो जा चुके हो। इस टाइम आपको ये जो मैंने बताया था कि ये जो शक्तियां हैं जो आपको मदद करती है, वो आपको इस ये स्टेज से ऊपर जल्दी जाने के लिए मदद करती है। और इसका मनुष्य रूप जो होता है, उसी को कहते हैं गुरु। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि गुरु उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके भाग्य में है। और उनके भाग्य क्यों रहते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी वो स्टेज ऊपर गए रहते, फिर नीचे आए रहते। तो उनको फिर से जल्दी फास्ट ऊपर जाने के लिए जो मदद करने वाली शक्ति रहती है, उसको बोलते हैं गुरु। गुरु आपको क्या करता है? गुरु आपको एक ऐसे आपको आपका मेंटल बैलेंस बना देता है कि जिसकी वजह से आपके जो अनिष्टकारी जो शक्तियां हैं वो आपको एक तो इन्फ्लुएंस नहीं करती है, और वो आपको मदद करता है ये स्टेज जल्दी पार करने के लिए। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये भवसागर तरने के लिए दो चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक भगवान है और दूसरा गुरु है। तो गुरु ये भगवान का ही दूसरा स्वरूप है। वही शक्तियां हैं जो आपको ये आगे जाने के लिए, जल्दी फास्ट जाने के लिए मदद करती है। ठीक है, तो ये हो गए आपकी क्वेरी के आंसर। अभी कमिंग डाउन टू डाइट, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें इतने मिथ्स है, इतने लोगों के समझ है अपनी, उसमें लोग अपनी समझ पे इतने आड़े रहते हैं, बहुत बार पूरी ज़िंदगी उसमें बिता देते हैं। आप समझ लीजिए कि डाइट का बेसिक पहले अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर देते, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं आपको एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ। पहले तो हम लोग देखते हैं कि डाइट के बारे में शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र ये कहता है कि जो अन्न खाते हैं हम लोग, जो सॉलिड फूड रहता है, उससे आपकी बुद्धि बनती है। और जो लिक्विड रहता है, यानी जो पानी है, उससे आपका मन बनता है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सब मन के इन्फ्लुएंस पे करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब आपका मन पे इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स है अन्न, वो जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। और उसमें जो वाटर है, स्पेशली वाटर, ये एक ऐसी चीज़ है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड फूड इंग्रेडिएंट इन द एंटायर वर्ल्ड। हम लोग बहुत ध्यान देते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं कौन सा पानी पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए। तो ये पानी जो है, ये पानी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है अपने फूड में। और हम लोग बहुत जन ऐसे करते हैं कि जो जो खाना है उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, और पानी के बारे में हम लोग बहुत कैजुअल रहते हैं। तो पानी, मैंने इसके पहले भी पानी का आपको इम्पोर्टेंस बताया हुआ है। पानी, जैसे मैंने कहा था कि इज़ अ एनर्जी प्रोवाइडर, और पानी इज़ अ मैसेंजर प्रोवाइडर। आपके सेल्स के लिए जो मैसेज प्रोवाइड करता है वो पानी प्रोवाइड करता है। तो पानी पीते, आप जब भी खाना खाते हो तो उसके बारे में पानी, इसके लिए हम लोग कहते हैं, आपको एक याद होगा कि खाना खाते वक्त पानी कम पीना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि वो एक यज्ञ चल रहा है पेट में। जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो पेट में एक यज्ञ है कि जो आहुति जा रही है एक एक अन्न की। अभी उसमें आप पानी डाल दोगे तो वो यज्ञ यज्ञ की अग्नि जो है, या तृष्णा जो है, आपको खाने के लिए एक भूख लगने की जो जरूरत है, वो भूख कम हो जाती है। इसके लिए बोलते हैं 1 घंटे के बाद पानी पियो, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पीजिए। तो ये शास्त्र पहले से कह रहा है
कि आपका जो अन्न और पानी, इसके वजह से आपका मन और बुद्धि बनती है। लेकिन इसके बारे में वेस्टर्न साइंस क्या कहता है? वेस्टर्न साइंस एक बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है डाइट के बारे में। लेकिन हम लोग को अपने सर पे इतना भारी उसका इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कल्चर का, कि आप वो जो भी कहे हम लोग ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बारे में सदगुरु जी एक अपने स्पीच में बहुत अच्छा चीज कहते हैं। वो कहते, इफ एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम वेस्ट इज ऑलवेज अ साइंस, एंड एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम ईस्ट इज ऑलवेज अ सुपरस्टिशन। ये ऐसी अपनी माइंडसेट है, और दिस इज एग्जैक्टली ट्रू फॉर डाइट ऑल्सो। क्योंकि डाइट पे हम लोग इतना ब्लाइंडली भरोसा कर रहे हैं। आपको एक मालूम है क्या? अपना जो शरीर है, वो शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है। ये बहुत बड़ा नंबर है। 1 ट्रिलियन यानी करीबन 13 जीरो। इतने सारे सेल्स अपने बॉडी में है, और हर सेकंड को 1 मिलियन यानी 10 लाख सेल मरते, और 10 लाख नए पैदा होते। अब ये जो सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं, ये जो सिलसिला, ये पूरा जिंदगी भर अपने चलते रहता है शरीर में। अभी आप सोचिए, ये 10 लाख सेल मर गए, और उसकी जगह अगर 15 सेल पैदा हो गए, 15 लाख सेल, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ। जो नॉर्मली अपने अर्लियर लाइफ साइकिल में रहता है, यानी बचपन से लेके जवानी तक हम लोग बढ़ते रहते। तो बढ़ते टाइम क्या होता है, जितना मरने का काउंट है, उससे ज़्यादा काउंट बनने का काउंट रहता है। 10 लाख सेल अगर हर सेकंड में मान रहे, तो 15-20 लाख सेल पर सेकंड नए भी तैयार होते। फिर एक स्टेज आ जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाती है, यानी 10 लाख सेल मरते और 10 लाख सेल ही पैदा होते। तो वो एक स्टेबल एक हॉरिजॉन्टल कर्व रहता है। फिर कुछ दिन के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू होता है, यानी 10 लाख सेल मरते हैं हर सेकंड को, लेकिन पैदा होते हैं 7 लाख, 8 लाख। फिर धीरे धीरे ये काउंट और कम होते जाता है। दिस इज कॉल्ड एजिंग। तो ये एजिंग प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम लोग बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा यानी क्या हो गया? ये रेट नीचे आ गया, यानी जितना डेथ रेट है उससे ज़्यादा, उससे कम प्रोडक्शन रेट हो गया। ये एक सिलसिला समझ में है। अभी आप एक समझिए, 10 लाख सेल रोज हर सेकंड को पैदा भी तो करने हैं। 10 लाख सेल को एग्जैक्टली सेम आपका जेनेटिक मटेरियल भी मिलना चाहिए। तो ये 10 लाख सेल का न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए आरएनए है, ये एग्जैक्टली वैसे के वैसे रिप्लिकेट होना चाहिए हर सेकंड को। इसके लिए अपने बॉडी में दो चीज़ की एटमोस्ट इसेंशियल जरूरत रहती है। वन इज अमाइनो एसिड्स, एंड सेकंड थिंग इज ग्लूकोज। ये दो अपने को कंटिन्यूस इसका ज़रूरी रहती है, क्योंकि अमाइनो एसिड लगते हैं आपको आरएनए डीएनए बनाने के लिए। आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस रहता है, जो हर एक का इंडिविजुअल यूनिक रहता है। मैं एक दूसरे आदमी से अलग क्यों हूँ? क्योंकि मेरा जेनेटिक सीक्वेंस उससे अलग है, और ये जेनेटिक सीक्वेंस बनता है अमाइनो एसिड के चेन से। तो इसके लिए बॉडी को कंटिन्यूस अमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में ग्लूकोज, क्योंकि काम करने के लिए एनर्जी लगेगी, और एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ग्लूकोज से आएगी। तो ये दो चीज़ जब अपने को कंटिन्यूस जरूरी पड़ती है। अब ये अमाइनो एसिड का जो चेन है, ये हम लोग अपने हर एक बॉडी में जो यूनिक सीक्वेंस रहता है, वो अमाइनो एसिड कहाँ से मिलते हैं? खाने से। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? पानी और खाने से। तो ये दो चीज जिसके लिए अपने को खाना एटमोस्ट ज़रूरी है। अभी लेकिन ये खाने का प्रोसेस कैसा है? ये प्रोसेस अगर आप देखेंगे ना, तो डाइजेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट्स नॉट वेरी सिंपल। अपने को जैसा लगता है कि हम लोगों ने खाना खा लिया, डाइजेशन हो गया, हम लोगों ने एक्सक्रीट कर दिया, डाइजेशन खत्म हो गया। बोलने के लिए तो इतना ही है, लेकिन इसके इसकी जो प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का बना रहता है। हम लोग कुछ भी खाते हैं, इसको सिंप्लीफाइड करना, एब्सॉर्बेबल लेवल पे लेना है, ये बॉडी का पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस इंटरनली चलता है। इसके लिए अपने इंटेस्टाइन को बॉडी का सेकंड ब्रेन कहा जाता
अब ये डाइजेशन का प्रोसेस समझ समझ लेते हैं। हम लोग जब खाते हैं तो क्या होता है, पहले सलाइवा मिक्स होता है, सलाइवा में भी बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, फिर उसका पीएच चेंज हो जाता है, फिर नीचे एसिडिक हो जाता है, फिर स्टमक में आ जाता है, स्टमक में पीएच एसिडिक हो जाता है, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं, फिर एंजाइम्स होते हैं। ये सब मिलते 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 वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन 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 हो जाता है, और इंटेस्टाइन तक जाने तक वो इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। बॉडी क्या करती है, बॉडी को पहले जो ज़रूरत है वही कर लेती है, वो पहले सीधा उसमें से अमाइनो एसिड उठा लेती है, क्योंकि उसके सिवा तो उसका चलेगा ही नहीं। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, जिसके में जो एनर्जी है वो एनर्जी उठा लो, फिर जो ज़रूरत पड़ेगी फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से जो और पानी और दूसरी जो इंग्रेडिएंट्स है वो उठाएंगे। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो दैट इज, ये प्रायोरिटी पे चलता है। बॉडी ने एक बार अपने ज़रूरत का अमाइनो एसिड्स उठा लिए, फिर सिलेक्टिव प्रोसेस हो जाता है, फिर वो डाइजेशन एब्सॉर्प्शन बहुत सिलेक्टिव हो जाता है। यानी क्या कि फिर अगर ये विटामिन है तो D3 का, विटामिन ए है तो D3 का एब्सॉर्प्शन होगा। विटामिन D3 का एब्सॉर्प्शन कब होगा, जब कैल्शियम फास्फोरस की लेवल बराबर होगी। जब कैल्शियम फास्फोरस लेवल भी उसका लेवल 1:2 होगा तो ही D3 का एब्सॉर्प्शन। तो ये बहुत इंटरलिंक्ड और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अभी आप समझ लीजिए कि मैं इसके वजह से क्या हो रहा है, अगर एक ही चीज़ 10 आदमी खा रहे हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, आप एक केला ले लो, अगर ये मैं एक केला, हम लोग कोई 10 आदमी बैठ के एक साथ खा रहे हैं, सेम लॉट का केला है, 10 के 10 आदमी का वो केले का एब्सॉर्प्शन अलग अलग होगा और उसकी रिएक्शन भी अलग होगी। ऐसा क्यों होता है? साइंस तो कहता है कि केला का कंपोजिशन इज स्टैंडर्डाइज्ड, केले में इतना फास्फोरस है, इतना कैल्शियम है, इतने इतने ये इंग्रेडिएंट्स है, तो ये सबको खाए तो ये सबको उतने ही मिलने चाहिए। ऐसा होता है? नहीं, ये लिमिटेशंस आते हैं। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हर एक का डाइजेशन अलग अलग लेवल पे हो रहा है वही केले का। अभी हर एक का अलग अलग डाइजेशन लेवल क्यों हो रहा है, तो अलग अलग के डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स, ये अलग अलग लेवल पे सिक्रेट हो रहे हैं। अब ये अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलग अलग लेवल पे क्यों सिक्रेट हो रहे हैं इंडिविजुअल्स के? क्योंकि दैट इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स हर एक के अलग अलग सिक्रेट हो रहे, अलग अलग लेवल के सिक्रेट हो रहे, अलग अलग क्वालिटी के सिक्रेट हो रहे, उसी वजह से अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट हो रहे। यानी अल्टीमेटली हर एक के अलग अलग हार्मोनल लेवल से हर एक का अलग अलग डाइजेशन हो रहा है। हर एक के अलग अलग हार्मोनल लेवल्स का किसके ऊपर डिपेंड्स है? उसके माइंड पे। अभी आपको लिंक समझ में आ रही है कि डाइट और माइंड का लिंक क्या है? यानी आप जो खा रहे हो इसको बहुत कम कम इम्पोर्टेंस है, आप कैसे खा रहे हो इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं। हम लोग जो खा रहे हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कैसे खा रहे हैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। यानी आप समझ लीजिए, अगर मैं अच्छे माइंडसेट से खाना खा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ज़्यादा इधर टीवी नहीं देख रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं खा रहा हूँ, तो मैं क्या खा रहा हूँ इसको बहुत कम इम्पोर्टेंस आ जाता है। वो हिसाब से सब डाइजेस्टिव जूसेस ज़्यादा सिक्रेट होंगे, ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट होंगे, और वही खाना मुझे अच्छी तरह से हजम हो जाएगा, और सामने वाले को वही अच्छी चीज़ भी हो लेकिन उसको हजम नहीं होगी, क्योंकि उसका माइंडसेट अलग है। उस टाइम में वो गुस्से में होगा, उसके दिमाग में और 100 सवाल ख्याल चल रहे होंगे, और उसी में वो खा रहा होगा, चिढ़ रहा होगा। जो परोस रहे आदमी, उसकी भी भावना उसमें इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी चिड़ी हुई है, बीवी या जो भी है जो परोस रहे हो, उनका जो माइंडसेट है उसके ऊपर उससे भी खाना इन्फ्लुएंस हो रहा है। यानी आप जो खाने के टाइम आपका माइंडसेट या आपका मूड कैसा है, जो खाना परोसते वक्त जो आदमी ने खाना बनाया और परोसा, उसका माइंडसेट कैसा था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जो आप क्या खा रहे हो उससे। ये समझ लो, ये बहुत बड़ा साइंस है। अगर आप ये समझ लो ना, तो इवन आप कोई जंक फूड भी खा रहे हो
और अगर आप बोल रहे हो पानी के साथ में पीते हो कि ये जो मैं खा रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, उसका बहुत कम साइड इफेक्ट आएगा। आप देख, मोस्ट 99% तो आएगा ही नहीं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप वाटर और फूड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मैं अच्छा हूँ, ये जो है ये मेरे लिए अच्छा है, तो जो भी खाना खा रहे हो वो आपको अच्छा हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ज़रूरी रखो, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये विद इन लिमिट्स की बात कर रहा हूँ। अति सर्वत्र वर्जते, तो कोई भी चीज़ का एक्सट्रीम होगा तो उसका एक्सट्रीम इफेक्ट्स आएंगी। मैं एक विद इन लिमिट की बात कर रहा हूँ। तो ये एक समझ लो कि ये बेसिक चीज़, आप खाना कैसे खाते हो, आप कौन से माइंडसेट से खाते हो, खाते वक्त आपकी भावना क्या है। अब ये आप समझ लीजिए, बहुत जन बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैं जंक फूड भी खाता हूँ तो मेरे को इमीडिएट तकलीफ होती है, इसके लिए जंक फूड बुरा है। यस, डेफिनेटली जंक फूड में जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है उससे आपके बॉडी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम करने की मैं ये सलाह दे रहा हूँ। इससे ज़ीरो नहीं होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। और वैसे तो हम लोग बहुत कुछ का ज़िंदगी में बहुत कुछ खाते हैं फालतू का, लेकिन इससे आपका इफ़ेक्ट कम आएगा। तो ये ज़रूर करके देखिए। लेकिन आप क्या करते हो, अरे यार मुझे समोसा बहुत पसंद है, मुझे बटाटा वड़ा बहुत पसंद है, लेकिन अभी क्या है सब लोग ना बोलते हैं, डॉक्टर ना बोल रहे हैं, तो मैं फिर भी आज तो खा ही लूँगा। मैं 15 दिन कुछ खाया नहीं। अभी इसमें माइंडसेट क्या हो रहा है, ये जंक फूड है और इससे आपको तकलीफ होने वाली है। आपको गारंटी से वो वड़ा पाव खाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। फिर आप बोलोगे देखो यार उससे तकलीफ होती है, जब भी मैं खाता हूँ ना मुझे तकलीफ होती है। क्योंकि क्या है, दैट इज़ योर माइंड सेट। आपने वो माइंड सेट से ही खाना खाया हुआ है कि ये खाएगा तो मेरे को तकलीफ होने वाली है। बहुत जन के ऐसे प्रिजुडिसेस रहते कि वो इतने कंफर्म रहते कि ये किया मैंने, अगर दही खाया ना तो मेरा सर पकड़ ही लेगा, और उनका पकड़ता है। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर फर्म माइंड सेट। उन्होंने वो चीज़ एक बार कभी खाई होगी और उससे उनका सर दुखना शुरू हो गया होगा, मे बी उसके वजह से या दूसरे किसी और वजह से। अब इससे क्या हो गया, उन्होंने दिमाग में इतना फिक्स बना के रखा है कि जब भी मैं दही खाते हो मेरा सर पकड़ता है। बाद में आप वो जब भी दही खाएंगे, भले वो उसका उससे वजह से सर दुख रहा होगा नहीं होगा, उनका गारंटी से सर दुखेगा। सो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, आप इंड्यूस कर रहे हो कंडीशन। तो ये माइंड का और डाइट का कनेक्शन है। आप अच्छा खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ यानी एक लिमिट में, लेकिन अच्छे विचार से खाओ, अच्छे भावना से खाओ। देखो उसका कितना फर्क पड़ेगा। जो परोस रहा है, जो खाना बना रहा है, उनको भी इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आप खुशी से कहो। अगर आपका मूड नहीं है ना तो उस दिन खाना मत बनाओ, उसका फायदा नहीं। दैट इज अ वेस्टेज। वो कितना भी भले अच्छे क्वालिटी का फूड हो। अभी हम लोग ये जो बोलते हैं कि अच्छे क्वालिटी का फूड यानी क्या, WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब हर चीज़ का उन्होंने ग्रेडिंग किया। दैट इज करेक्ट। हर चीज़ का इसमें इतना फैट है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना प्रोटीन है। बट ये एक समझ लीजिए, ये फूड का स्टैंडर्डाइजेशन जब हम बोलते हैं, ये स्टैंडर्डाइजेशन उसके सिर्फ कंपोजिशन का स्टैंडर्डाइजेशन। यानी आप एक भी कोई चीज़ इतना खाते हो, एक केला खाते हो तो उसमें 10% फॉस्फोरस है। ऑल बनानाज विल हैव 10% फॉस्फोरस, सो दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बनाना, कंपोजिशन ऑफ बनाना। लेकिन इसका इफेक्ट विल बी वेरी, ये हर एक इंडिविजुअल में उसका एब्सॉर्प्शन अलग अलग आएगा। सो फूड इज स्टैंडर्डाइज्ड, इट्स इफेक्ट इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप समझना ही चाहिए। शायद हम लोग बहुत लंबा खींच रहे, हम लोग आप एक यहाँ एक हॉल्ट करते, ये डाइट हम लोग और अगले इस टाइम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो बाय।